गाइस लेट्स स्टार्ट इन्वेस्टमेंट फंक्शन। आज का जो नया टॉपिक है, हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा फटाफट से एक रिवाइज करते हैं। वी स्टडीड एग्रीगेट डिमांड, जिसमें हमने पढ़ा था कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। फिर हमने पढ़ा एग्रीगेट सप्लाई। फिर हमने पढ़ा इनकम, जिसे हम कहते हैं कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। फिर हमने APC पढ़ा, APS पढ़ा, MPC पढ़ा, MPS पढ़ा। मतलब ये सारे फंक्शंस किसके हैं? कंजम्पशन सेविंग, कंजम्पशन सेविंग, कंजम्पशन सेविंग। और इधर हम कंजम्पशन और सेविंग पढ़ते आ रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। यार आप सारा का सारा पैसा या तो कंज्यूम कर लोगे या आप सेव कर लोगे, कुछ इन्वेस्ट भी तो करोगे। तो सवाल उठता है कि इन्वेस्ट कहाँ पे करोगे? इन्वेस्ट, हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि इन्वेस्टमेंट को हम इस चैप्टर के लिए इग्नोर करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करनी पड़े तो इन्वेस्टमेंट आपकी दो तरह की होती है। एक होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और एक होती है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का आपको अभी तक मतलब तो समझ आ ही गया होगा। जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, जिसके बगैर गुजारा नहीं है, आपने करनी ही करनी है। तो पहले तो इन्वेस्टमेंट का मतलब समझते हैं। इन्वेस्टमेंट वो चीज़ें हैं जो आपने इन्वेस्ट किया है, एक्सपेंडिचर या मनी इन्वेस्टेड या मनी स्पेंट या मनी एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट कौन से होते हैं? लैंड, घर खरीद लिया, बिल्डिंग, अकाउंट्स वाले बच्चों को तो क्लियर है, और मशीनरी लगा ली, फैक्ट्री लगा ली, कार ले ली, एक्सेट्रा। इस तरह के पैसे पे अगर आपने कोई खर्चा किया तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट हमने दो कैटेगरीज में पढ़नी है इन दिस चैप्टर। इन नाउ व्हाट इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट दो पर्पस के लिए की जाती है। ये इन्वेस्टमेंट की जाती है फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स। अगर प्रॉफिट्स को अर्न करने के पर्पस से इन्वेस्टमेंट की गई है तो वो आएगी आपकी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में। मतलब मशीनरी मान लो लगाई गई है। अब मशीनरी क्यों लगाएगा कोई बंदा? मशीनरी इससे लगाएगा कि उस मशीनरी पे कोई प्रोडक्शन करेगा, उस प्रोडक्शन को बेचेगा, उस आउटपुट को बेचेगा और प्रॉफिट कमाएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट उस मशीनरी के लिए लैंड या बिल्डिंग लिया गया। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट मोटिव से की गई है, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, एंड इट इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय इनकम। ये इन्वेस्टमेंट आप तब करोगे जब आपके पास इनकम होगी। ठीक है, तो इसको इनकम इलास्टिक भी कहा जाता है। इनकम इलास्टिक मतलब जैसे इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, जैसे ही इनकम घटेगी इन्वेस्टमेंट घट जाएगी। इसका मतलब है अगर इनकम बढ़ती है तो ये इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, अगर इनकम घटती है तो ये इन्वेस्टमेंट भी घटेगी। यार ऑब्वियस बात है, आप मशीनरी कब लगाओगे? जब पैसा होगा। पैसा ही नहीं तो इनकम कैसे, इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे? और मैंने आपको 11th क्लास में बताया था, जब भी ऐसा कोई कर्व होता है जिसमें ये रिलेशन होता है, दोनों चीज़ें या तो बढ़ रही हैं या दोनों चीज़ें घट रही हैं। अगर ये बढ़ा तो ये बढ़ा, ये बढ़ा तो ये बढ़ा, तो कर्व आपका हमेशा ऐसा जाता है। तो दिस इज़ नोन एज इन्वेस्टमेंट कर्व। इनकम बढ़ने पे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और इनकम घटने पे इन्वेस्टमेंट घटेगी। और यहाँ पे हम लोग लेते हैं आपकी इनकम और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को आई कहते हैं, इनकम को वाई। अगर मान लो इनकम इतनी है तो इन्वेस्टमेंट इतनी है। इनकम बढ़ा दो, इस पॉइंट से यहाँ पे ले आओ। अगर मैंने इनकम बढ़ा दी, आप चेक कर लो, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई। इनकम बढ़ने से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई। ऐसे कर्व हमने 11th क्लास में बहुत सारे किए हैं। जब भी इसमें इनवर्स डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है तो ये कर्व बनता है। अगर कभी किसी चीज़ में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप हुआ, मतलब प्राइस बढ़ने से डिमांड घट जाती है और प्राइस घटने से डिमांड बढ़ जाती है, तो कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ऐसा हमने 11th क्लास में ऑलरेडी सिखाया हुआ है। ठीक है,
तो जब भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं या दोनों चीज़ें घट रही हैं, तो कर्व अपवर्ड होता है। एक बढ़ता है कम होता है, एक कम होता है एक बढ़ता है, तो कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो दिस इज नोन एज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, जो प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती है। ये ज़्यादा तब करते हैं जब इनकम ज़्यादा होती है। इनकम यार ऑब्वियस बात है, आप प्रॉफिट मोटिव से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, अब वही बंदा शेयर मार्केट में लगाएगा ना जिसकी इनकम बढ़ी है। जिस बंदे को खाने के लिए कम पड़ रहा है, सेविंग के लिए, पहले आप खाते हो, सबसे पहले तो कंजम्पशन करते हो, फिर कुछ और इनकम बढ़ती है तो आप थोड़ा सेव भी करते हो, फिर आपकी और इनकम बढ़ती है तो आपके दिमाग में आता है खाना पीना सही चल रहा है, कोई टेंशन नहीं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पा रहे हैं, बैंक बैलेंस भी बन चुका है, सेविंग्स हो चुकी है, अब एक गाड़ी खरीद लेते हैं या एक और फैक्ट्री लगा लेते हैं, एक मशीनरी और लगा लेते हैं। तो ये डिसीजन वो बंदा लेगा जिसकी ऑलरेडी इनकम तेज़ है। तो इसमें इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट उसके पास आएगी जिसका ऑलरेडी प्रॉफिट अर्निंग के लिए है, और ये इनकम के साथ में इलास्टिक होती है, मतलब इनकम के ऊपर डिपेंड होती है। इलास्टिक मतलब इनकम के ऊपर डिपेंड, इनकम चेंज होगी तो ये चेंज होती रहेगी, इनकम बढ़ेगी तो ये बढ़ जाएगी, इनकम घटेगी तो ये रहेगी। बट ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं की जाती, विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस लेवल इनकम। ये नो प्रॉफिट मोटिव, ये एक ऑटोनॉमस हमने कंजम्पशन पढ़ा था, इसको हम सी बार कहते हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि यार आपकी इनकम लेवल ज़ीरो हो तब भी आपको कोई खर्चा करना पड़ता है, खाने पीने का खर्चा। उसी तरह से आपको बताया था कि इनकम लेवल ज़ीरो, कुछ आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, उस इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं कम से कम आपको रहने के लिए बिल्डिंग या घर तो चाहिए, सड़क पे तो सोओगे नहीं। उस बिल्डिंग का पर मंथ का किराया या उस बिल्डिंग का कॉस्ट कि कितने की बिल्डिंग खरीदी, वो आपकी परमानेंट इन्वेस्टमेंट है, वो कम से कम मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। चाहे इनकम ज़ीरो हो तब भी वो इन्वेस्टमेंट है, इनकम बढ़ जाए तब भी वो इन्वेस्टमेंट है, इनकम घट जाए तब भी। मतलब ये प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं है, ये ज़रूरत के लिए है। इट इज़ अवर नेसेसिटी। और ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या था, वो भी नेसेसिटी थी। तो ये इनकम पे डिपेंड नहीं होती, दैट इज इनकम इन इलास्टिक। समझ आ गया? मतलब इट इज नॉट रिलेटेड टू इनकम। अगर इनकम बढ़ जाए तो इस पे नो इफेक्ट, और इनकम अगर घट जाए तो इन्वेस्टमेंट पे नो इफेक्ट। तो अगर आप इसका कर्व बनाना चाहो तो देखो, यहाँ पे इनकम ले रहे हैं या इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, इनकम इतनी है तो भी इन्वेस्टमेंट इतनी है, ये पॉइंट आ गया। अगर इनकम इतनी है तो इन्वेस्टमेंट इतनी है, मान लो ये आ गया पॉइंट। अगर इनकम आपकी बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट में क्या है, नो इफेक्ट, तब भी इन्वेस्टमेंट इतनी ही है। इनकम और बढ़ गई तो भी इन्वेस्टमेंट इतनी ही है, मतलब इन्वेस्टमेंट सेम ही रहेगी। जितनी मर्जी आपकी, सिर्फ इनकम बढ़ेगी। यहाँ पे इनकम बढ़ी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई, यहाँ इनकम बढ़ी तो इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ी। नो इफेक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट विद चेंज इन इनकम। बाकी इसकी थ्योरी है, वो मैं आपको मार्क कर दूंगा। ये आपको फ्लो चार्ट कॉपी के अंदर बनाना है। अगर ये आपकी कॉपी में बना रहेगा तो आपको थ्योरी लर्न करने में दिक्कत नहीं आएगी फॉर योर एग्जाम्स। ओके, तो ये ज़्यादातर गवर्नमेंट करती है, मोस्टली गवर्नमेंट करती है ये वाली, और हम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बुक में लिखा है बट मैं इसको नहीं लिख रहा, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने रोड बना दी, वो कितने साल तक रहेगी। आप गवर्नमेंट की इनकम बढ़े चाहे नहीं बढ़े, रोड तो बनी रहेगी, फ्लाईओवर बना रहेगा, ट्रेन बनी रहेगी। हम क्या करते हैं, हम अपना घर खरीदते हैं, इनकम बढ़ी चाहे कम हो, उस घर में तो रह रहे हैं ना। ऑब्वियस बात है, इनकम बढ़ेगी तो नया घर लेंगे, लेकिन अभी हम वहाँ तक कॉन्सेप्ट तक नहीं पहुँचे। ओके, फिर इसके डिफरेंसेस दिए हुए हैं, वो आप कर लेने हैं। तो इसमें आपने एक चीज़ और लिखनी है जो डिफरेंस में, ये ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर के ऊपर करता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इनकम कमाता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है। ये ज़्यादातर गवर्नमेंट करती है, ये इनकम पे डिपेंड नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट को अगर रोड बनानी है तो गवर्नमेंट पहले ये नहीं बोलेगी कि सर मेरी इनकम बढ़ाओ तो मैं रोड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करूँगी। नहीं, गवर्नमेंट को रोड बनानी है। गवर्नमेंट के पास पैसा आए चाहे ना, गवर्नमेंट को अगर स्कूल खोलना है तो खोलना है, गवर्नमेंट को अगर हॉस्पिटल खोलना है तो खोलना है। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती चली जाएगी, इनकम बढ़ी तब भी, इनकम नहीं बढ़ी घटी तब भी, गवर्नमेंट को तो खर्चा करना ही करना है।
ओके, ये आपके दो तरह के इन्वेस्टमेंट थे। आगे पढ़ते हैं केन्स इन्वेस्टमेंट डिटर्मिनेंट। केन्स एक इकोनॉमिस्ट था, उसने इन्वेस्टमेंट के दो फैक्टर्स बताए थे, डिटर्मिनेंट्स बताए थे, वो पढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दो तरह के होते हैं। पहला होता है जी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसको हम MEI भी कहते हैं। आपकी बुक में पेज नंबर 7.17 पे लिखा है जी, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। और दूसरा होता है ROI। ये ROI अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़ वाला ROI नहीं है। अकाउंट्स में और BST में ROI को क्या कहते हैं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लेकिन यहाँ पे ये क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को हर साल कि सर वहाँ तो ROI, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था। अच्छा, जो अकाउंट्स में और BST में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था, वो यहाँ पे ये वाली चीज़ है। बात समझाऊँ दोबारा से? जिस चीज़ को आप BST में या अकाउंट्स में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते थे, वो यहाँ पे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट बोला गया है। और जिस चीज़ को आप वहाँ पे इंटरेस्ट बोलते थे, ये वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला गया है, उल्टा कर दिया गया। तो कंफ्यूज मत होना। नाउ व्हाट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट? मतलब अकाउंट्स या BST का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट करे उससे कितना प्रॉफिट होगा, कितना रिटर्न होगा। तो इसको दूसरी लैंग्वेज में हम रिटर्न या प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, कि कितना पैसा लगाऊं तो मेरे को कितना प्रॉफिट होगा। भाई इन्वेस्टमेंट करनी है ना, इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना प्रॉफिट कमाने के लिए। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, ऑटोनोमस की नहीं। ऑटोनोमस में तो ना इंटरेस्ट का रेट होगा नहीं होगा। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है कि कितना पैसा लगाएं तो कितना। सपोज मैं 10,000 रुपये लगाता हूं, इस 10,000 से मेरी इनकम कितनी बढ़ी? मेरी इनकम बढ़ गई 1,200 रुपये पर मंथ। और अगर ये 10,000 की मशीन लगाई, उससे फ़ायदा कितना हो? 1,200 का। कुछ खर्चा भी तो बढ़ेगा, लेबर वगैरह। मान लो उससे 200 रुपये एक्सपेंस बढ़ा, टोटल इनकम कितनी बढ़ गई? 1,000 रुपये पर मंथ। मतलब इनकम कितनी बढ़ी? 1,200, खर्चा कितना बढ़ा? 200, टोटल इनकम कितनी बढ़ गई? 1,000 रुपये बढ़ गई। तो ये 1,000 रुपये अपॉन 10,000 इंटू 100 करा जाएगा, तो परसेंटेज आ गई 10%, जिसको BST में ROI बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, लेकिन इसमें इसको MEI बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। कि 10,000 की जो इन्वेस्टमेंट की है वो कितनी एफिशिएंट है, कितनी एफिशिएंट है, ये कैलकुलेट करना ज़रूरी होता है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। कुछ भी फैक्ट्री में पैसा लगाने से पहले चेक करना होता है कि अगर मैं 10,000 लगाऊंगा तो मेरे को फ़ायदा कितने का होगा। वो फ़ायदा हो रहा है 10% का। अगर 20,000 लगाऊंगा तो 2,000 बचेंगे, 30,000 लगाऊंगा तो 3,000 बचेंगे। फिर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये जो पैसा लगाओगे आएगा कहाँ से? या तो आप लोन लोगे। अगर लोन लोगे, बैंक से लोन लोगे, बोरोइंग करोगे, तो उस बोरोइंग के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो ये है, वो आपको बैंक बता देगा। तो इट इज इंटरेस्ट पेड फॉर टेकिंग लोन या बोरोइंग फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आप पैसा उधार पे लेते हो, लोन या बोरोइंग, तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट। और कमाल की बात यह है कि आज की क्लास में या कल की क्लास में हमने BST में यही सब पढ़ा है। तो अगर सोचो आपका यहाँ पे 10,000 लगा के आप 10% बचा सकते हो, 20,000 लगा के 10% बचा सकते हो, 30,000 लगा के 10%, मतलब रेट ऑफ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 10%। मतलब अगर मैं 50,000 रुपये अपनी फैक्ट्री में इन्वेस्ट कर दूं तो मेरे को कितने पैसे बचेंगे? 10% के हिसाब से 5,000 रुपये पर मंथ बचेगा, 10% के हिसाब से। तो मेरे को अगर बैंक से लोन मिलता है 8% पे पर मंथ, मैं लोन लूंगा कि नहीं लूंगा? बिल्कुल लूंगा। क्यों? मेरे को प्रॉफिट होता है हर महीने 10% का। हर महीने मेरे को बैंक को इंटरेस्ट ब्याज देना पड़ता है 8% से
कोई टेंशन नहीं है, मैं ले लूँगा, 2% तो फिर भी फ़ायदा है मेरे को। लेकिन अगर मेरे को पैसा प्रॉफिट होता है 10% से और बैंक भी ब्याज काटता है 10% से, क्या मैं लोन लूँगा? नहीं लूँगा। क्यों यार, ये लोन लिया 50,000 का, ये 50,000 का लोन फैक्ट्री में लगाया, पैसे बचे 5,000 और इंटरेस्ट 50,000 पे इंटरेस्ट कितना बना? वो भी 5,000। मतलब मैंने 5,000 कमाए और 5,000 बैंक को दे दिए। मतलब मैंने 10% कमाया और 10% बैंक को दे दिया। मेरी जेब में क्या है? कुछ नहीं, फालतू में मेहनत करता गया। अगर ये लोन का रेट होता है 12% तो मैं लूँगा? नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा? यार मैंने पैसा उठाया 50,000 रुपये, इस 50,000 से कितने पैसे कमाए? 5,000 रुपये। पैसे कितने कमाए? 5,000 रुपये 10% के हिसाब से। बैंक को कितना देना पड़ा? बैंक को कितना देना पड़ा? 12% के हिसाब से। ये 50,000 बैंक से लिए थे ना, ये 50,000 बैंक से लिए थे, बिजनेस में लगाए तो 5,000 कमाए। और बैंक को कितना इंटरेस्ट दिया? 12% से 6,000, इसका 12% निकाल लो। यार आपको पैसा बचा 5,000, आपने बैंक को दे दिया 6,000, उल्टा 2,000 रुपये जेब से चले गए, लॉस हो गया। आपको पैसा 10% से प्रॉफिट हो रहा है, बैंक को 12% ब्याज देना पड़ रहा है, तो आप लोन नहीं लोगे। तो बेसिकली आप लोन कब तक लोगे? जब तक आपका MEI इज ग्रेटर देन ROI। अब बच्चे कंफ्यूज, सर आपने BST में बताया आज के दिन ही कि ROI शुड बी ग्रेटर देन इंटरेस्ट। उसको BST में क्या कहते हैं? फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे इसको इग्नोर मारें, लेकिन अकाउंट्स मेरे पास जो BST पढ़ते हैं उनको मैंने आज ही और कल 3-4 दिन से हमारा ये टॉपिक चल रहा है, ROI इज़ ग्रेटर देन इंटरेस्ट। तो बेटा ये भी सही है और ये भी सही है और दोनों एक ही बातें हैं। क्यों? आप बोलोगे सर यहाँ तो ROI ज़्यादा है, यहाँ तो ROI कम है। ये ROI रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और इकोनॉमिक्स में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को MEI बोला गया है। ये है इंटरेस्ट, इसको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल दिया गया ROI। नाम उल्टे हैं यहाँ पे, नाम ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को BST वाली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को मार्जिनल एफिशिएंसी ऑन इन्वेस्टमेंट बोल दिया, BST वाले इंटरेस्ट को रेट ऑफ इंटरेस्ट। बात वही है, हम वहाँ भी यही बात कर रहे थे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट से ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ भी यही बात कर रहे हैं। MEI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट से ज़्यादा होनी चाहिए। जब तक आपको जितना पैसा बिजनेस में लगा के इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा नहीं बचता, तब तक लगाने का फ़ायदा ही नहीं है। प्लीज़ ये नोट कीजिए, क्योंकि ये बुक में, इस हिसाब से बुक में बड़ी टफ लैंग्वेज दी है। ये एक बार नोट कर लोगे तो याद करना आसान हो जाएगा। बेसिकली अगर आपका प्रॉफिट, इसको कहेंगे प्रॉफिट या रिटर्न, शुड बी ग्रेटर देन इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये उल्टा हो गया, इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया, तो इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। तो ये 2 फैक्टर्स हैं जो पहले ध्यान में रखने हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले, प्रॉफिट कमाने के लिए। दैट्स वाई दीज 2 आर कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब ये डिटरमाइन करते हैं कि इन्वेस्टमेंट। आज ही अभी BST की क्लास में बताया गया था व्हाट आर द 2 फैक्टर्स दैट डिटरमाइन इन्वेस्टमेंट। तो उसमें बताया गया था ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट। वही सेम क्वेश्चन जो BST वाला था यहाँ पे रिपीट हो गया जी। इतना पढ़ो, बुक से रीड मारो, उसके बाद हम करते हैं एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। वो क्या होती है? आगे बढ़ते हैं एक्स पोस्ट एंड एक्स एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है और इस चैप्टर में सिर्फ इसकी थ्योरी आएगी, लेकिन इसकी जो आगे भी नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू होता रहेगा। तो पहले पढ़ते हैं एक्स एंड सेविंग एंड एक्स एंड इन्वेस्टिंग। Now what is X and saving and X and investment? ये वो वाली सेविंग है जो हम प्लान करते हैं, दैट वी प्लान
फॉर द फ्यूचर, कि हम सोच के रखते हैं यार आगे वाले फ्यूचर में इतना इतना सेविंग करेंगे, इतना होगा, ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लान्ड सेविंग। और सिमिलरली इसको बोलते हैं प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो फ्यूचर में प्लान करते हैं। तो प्लानिंग करने के लिए, सेविंग प्लान करने के लिए हमको अपनी इनकम पता होनी चाहिए, अपना खर्चा पता होना चाहिए, और अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो भी पता होनी चाहिए। तो क्या सोचो, कभी प्लान्ड सेविंग और प्लान इन्वेस्टमेंट एक जैसी हो सकती है? नहीं, लेकिन एक पॉइंट पे इक्वल होती है कि जितना आपने सेव किया सारा का सारा इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन हर पॉइंट पे इक्वल नहीं होती। तो एक पॉइंट ऐसा आता है, ये आपका सेविंग फंक्शन होता है, ये नेगेटिव से शुरू होता है, आपको पता है, इसको C माइनस बार कहते हैं। ये आपका सेविंग फंक्शन होता है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, और ये आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शन अभी बताया था। एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे, ये बुक में बना नहीं तो बना लेना आप, एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे सेविंग फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन इक्वल होता है। कैसे? ये वाला पॉइंट, और इसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम पॉइंट या ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं, और इसको नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ाया जाएगा कैसे होता है इक्वल। देखो, ये आपकी प्लान सेविंग है कि हमारी इनकम बढ़ती रहेगी, हमारी सेविंग बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। एक टाइम पे ऐसा होता है कि आप सेव कर रहे हो, मान लो आप हर साल 1 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में सेव कर देते हो। पहले साल 1 लाख रुपए सेव किया, और सेविंग बढ़ी, दूसरे साल फिर 1 लाख सेव कर दिया, और सेविंग बढ़ी, फिर तीसरे साल 1 लाख सेव कर दिया। जब आपके बैंक में 3 लाख हो गए, ये 3 लाख के 3 लाख आपने बैंक से निकाल दिए और एक कार खरीद ली 3 लाख की। 3 लाख आपका सेविंग था और 3 लाख ही आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो सेविंग इन्वेस्टमेंट क्या हो गई? बराबर। फिर आपकी सेविंग क्या हो गई? अब आप और सेविंग करते रहोगे, और सेविंग करते रहोगे, ठीक है, सेविंग आपकी बढ़ती रहेगी, लेकिन ये सेविंग आपकी इन्वेस्टमेंट में बदल चुकी है, ठीक है। इसको इस कर्व से कंपेयर मत करना, क्योंकि ये कर्व एक रफ कर्व है समझाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली इसके फैक्टर्स क्या बचे, इसको लिख देते हैं। जो हम सेविंग प्लान करते हैं और जो हम इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट प्लान, एक्स एंड इन्वेस्टमेंट, एक्स एंड सेविंग। ये हमारी सेविंग फंक्शन से डिपेंड करती है। व्हाट इज अवर सेविंग फंक्शन? आपको पता है, S इज इक्वल टू -C बार प्लस 1 माइनस BY। ये हमारी इन्वेस्टमेंट फंक्शन पे डिपेंड करती है। व्हाट इज आवर इन्वेस्टमेंट फंक्शन? विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि ये 3 चैप्टर आपस में रिलेटेड हैं। चैप्टर नंबर 7 हम कर रहे हैं, और 8th और 9th आपस में बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी में चलते रहेंगे, ठीक है। इसको प्लान्ड, डिजायर्ड, वॉलंटरली वगैरह वगैरह बहुत कुछ कहते हैं, बुक में लिखा हुआ है। ओके, इक्विलिब्रियम कब मिलता है? इक्विलिब्रियम हमको मिलता है जब एक्स एंड सेविंग इज इक्वल टू एक्स एंड इन्वेस्टमेंट, जहां पे एक्स एंड सेविंग और एक्स एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाते हैं, वहां पे हमें इक्विलिब्रियम मिलता है। अब पॉइंट्स आते हैं कि जनरली सेव बुक में पॉइंट्स है, बुक में पॉइंट लिखे हैं 7.18 पेज पे, पढ़ते रहो, साथ साथ पढ़ेंगे। जनरली सेविंग इज डन बाय हाउस होल्ड, बिल्कुल ठीक है। ये कौन करता है? सेविंग घर के लोग करते हैं। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? हमने क्या पढ़ा? गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट घर वर बनाएगी, ठीक है, या फर्म। सो सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट आर डिफरेंट पीपल। जो सेव करेगा वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, जो इन्वेस्ट करेगा वो सेव नहीं करेगा। या तो आप सेव करोगे या तो इन्वेस्ट, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने सेव किया, आपने जाके इन्वेस्ट भी कर दिया। बट फॉर दिस फॉर टाइम बिंग विस स्टडी कि ये हाउस होल्ड कर रहे हैं, ये फर्म कॉर्पोरेट्स कर रहे हैं। तो यार कॉर्पोरेट्स भी तो घर पे ही आके रोटी खाते हैं, हाउस होल्ड कॉर्पोरेट भी तो हाउस होल्ड होते हैं, हाउस होल्ड भी तो कॉर्पोरेट होते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना इससे। तो हम जो सेविंग करते हैं अपने घर के खर्चों के लिए करते हैं, और इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं फैक्ट्री के लिए करते हैं, कमाने के लिए करते हैं, प्रॉफिट मोटिव के लिए करते हैं। सेविंग इज मेड इन स्मॉल अमाउंट, छोटे छोटे, हर मंथली, वीकली सेविंग, पॉकेट मनी, मंथली इनकम सेव करिए। ये आपको पता है लार्ज अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट लगता है इसमें, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग खर्चने में। सेविंग इज मेड फॉर मीटिंग फ्यूचर अनसर्टेन। सेविंग क्यों करते हैं बैंक में? यार कभी का घर में बीमार हो गया तो हॉस्पिटल के बिल के लिए पैसे निकल आए, वैसे ही फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए कोई
पैसे की ज़रूरत पड़ गई, कोई बुरा टाइम आ गया, तो पैसा सेव होना चाहिए हमारे पास बुरे टाइम के लिए। इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? प्रॉफिट मोटिव के लिए। तो मैं लिख नहीं रहा, यहाँ अगर लिखोगे फॉर बाय हाउस होल्ड्स, बाय फर्म्स, इन स्मॉल अमाउंट्स, इन लार्ज अमाउंट्स, इसमें फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटीज एंड फॉर मीटिंग फॉर अर्निंग प्रॉफिट, ये प्रॉफिट्स के लिए किया जाता है प्रॉफिट मोटिव। तो ये इक्वल नहीं होते, सिर्फ एक पॉइंट पे इक्वल होते हैं, वो होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, अब आ जाओ एक्सपोज सेविंग एंड एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट। क्या है ये आपकी प्लान्ड एंड अनप्लान्ड जो रियल में हुई है। यार ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है कि जो आपने प्लान किया वही हो गया हो। तो इट इज़ रियल और एक्चुअल सेविंग जो आपने की, ये आपकी रियल और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो रियल में की आपने। एक्स एंड क्या थी? सोची हुई, क्या पता जितना सोचा उतना कर दिया। तो इसमें आपकी दोनों आती हैं, जो सोची हुई थी वो भी और जो नहीं सोची थी वो भी अगर सेविंग कर दी। और सिमिलरली ये प्लान्ड एंड अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट, जो हमने सोची थी वो वाली इन्वेस्टमेंट और जो नहीं सोची जो रियल में की है, रियल वाली में दोनों आ जाती है। ठीक है, और नेशनल इनकम के लिए अगर आपका क्वेश्चन आता है कि नेशनल इनकम को NNPFC जिसको नेशनल इनकम कहा जाता है, इसके लिए कौन सी ली जाएगी जी? एक्स एंड इन्वेस्टमेंट की एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट। नेशनल इनकम के लिए एक्स एंड सेविंग एंड एक्स एंड इन्वेस्टमेंट ली जाती है, क्योंकि हम फंक्शन के हिसाब से चलते हैं, हम एक कर्व के हिसाब से चलते हैं, हम प्लान्ड जितना किया था उस हिसाब से हम, क्योंकि जब हम बजट बनाते हैं गवर्नमेंट का आने वाले फ्यूचर साल के लिए बनाते हैं, तो नेशनल इनकम जब निकालते हैं तो आने वाले ईयर के लिए निकालते हैं कि इतने साल में कितनी हमारी इन्वेस्टमेंट होने वाली है या कितनी हमने पिछले साल आने वाले साल में करनी है। ओके, तो इनकम डिटर्मिनेशन या नेशनल इनकम के लिए आपकी एक्स एंड ली जाती है, ये तो मैंने पढ़ा दिया। और कुछ लिखा है इसमें, रियलाइज एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, एक्सपोज एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इज सम टोटल ऑफ इसकी एंड इसकी, वो मैंने बता दिया। प्लान अनप्लान का सम टोटल होता है। तो जो मैंने लिखवाना था लिखवा दिया, एक्स एंड एक्सपोज खत्म हो गया। इसके बाद आपका टॉपिक आता है फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट। तो फटाफट से पॉज करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट। तो पहले फुल एम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है कि पर सिचुएशन होती है इन विच पीपल हु आर विलिंग, मतलब काम करना चाहते हैं, पीपल हु आर एबल, काम विलिंग मतलब काम करना चाहते हैं और काम कर भी सकते हैं। एक तो होता है काम करना चाहते हैं पर एबल नहीं है, काम नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग बातें होती हैं। जो काम करना चाहता है, जैसे दो तरह के बच्चे होते हैं, जो पढ़ाई करना चाहता है पर कर नहीं पाता, क्यों? गेम वगैरह में, टीवी में, या दिमाग कम है, या पढ़ने का मन नहीं है, वहाँ दिमाग। एक पढ़ाई करना चाहता है, पढ़ाई कर भी सकता है, जिसके पास है, एबल भी है। कहाँ पे? हु आर एबल, हु आर विलिंग एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो आज का वेज रेट चल रहा है, आज की दिहाड़ी मजदूर की चल रही है, उस पर काम करना चाहता है कि हाँ सर मेरे को बिल्कुल मंजूर है, अगर 500 रुपये चल रही है 500, 800 रुपये चल रही है 800, 1000 चल रही है 1000, मैं करने को तैयार हूँ। करना चाहते हैं, कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग रेट पे रेडी भी है, एंड दे गेट वर्क, इसे बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। हु आर विलिंग, हु आर एबल एट एग्जिस्टिंग वेज रेट। अगर डेफिनेशन लिखोगे, इसको मिला कर लिखोगे, इसमें से एक भी पॉइंट आपने खाना नहीं है। अपनी लैंग्वेज में ये डेफिनेशन आप लोग नहीं लिख सकते। इसका क्या मतलब हुआ? अगर एक सिचुएशन देश में फुल एम्प्लॉयमेंट है, मतलब देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट, या जीरो अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। एक सिचुएशन जिसमें सब बंदे के पास काम है, सब बंदे काम करना चाहते हैं, एबल भी है, एग्जिस्टिंग रेट पे है, और दे गेट वर्क। सबसे इंपॉर्टेंट बात है,
ये एक सिचुएशन देश की बहुत अच्छी सिचुएशन होती है जब हर बंदे को काम मिल रहा है। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट में मैंने कहा कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती, फिर भी इसमें दो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट देखी गई हैं। कौन सी? पहली है जी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये कौन सी होती है? तो आप बोलोगे सर अभी तो आपने कहा था कि यहाँ पे नो अनएम्प्लॉयमेंट, अभी आप कह रहे हो फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एक टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जैसे मशीन खराब हो गई, जैसे लॉकडाउन हो गया, 1 महीने के लिए लॉकडाउन हुआ, मालिक ने बोला भैया घर बैठ, अब वो 1 महीने के लिए अनएम्प्लॉयड है, सैलरी नहीं मिली, क्या वो अनएम्प्लॉयड कहा जाएगा? नहीं। जैसी फैक्ट्री खुलेगी वापस काम पे आ जा, जैसी मशीनरी ठीक होगी वापस काम किया। स्ट्राइक चल रही है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। दिवाली का सीजन है, 10 दिन के लिए 20 दिन के लिए छुट्टी ले ली, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, कोई पैसे नहीं मिलेंगे उसको। तो थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरी अगर वो काम छोड़ता है, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, मान लो घर में कोई बीमार है, कोरोना हो गया, 15 दिन की छुट्टी होगी, 30 दिन के लिए घर क्वारंटाइन हो गया, तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। जब ठीक होगा काम पे वापस, तो काम तो है, जॉब तो है, गेट वर्क तो है, टेम्परेरी थोड़ी दिन के लिए अनएम्प्लॉयमेंट। एक होती है जी सेकेंड नंबर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी देखी गई है, जिन देशों में हर बंदे को काम मिलता है वहाँ पर टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट होती है या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की वजह से होती है, या स्किल, मतलब इसको हम टेक्निकल या स्किल या एक्सपर्टाइज या क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड होती है अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल, बुक में ही बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, मैं वही लूँगा कि एकदम से बैंकों में कंप्यूटर्स लग गए, पहले कॉपी किताबों पे लिखते थे, कंप्यूटराइज सारा सिस्टम आ गया, नए नए सॉफ्टवेयर आ गए, सब कुछ नया नया हो गया। अब जो पुराने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको वो कंप्यूटर चलाना नहीं आता, उनको बाहर निकाल दिया गया, तो वो अनएम्प्लॉयड हो गए। क्या वो ज़िंदगी भर अनएम्प्लॉयड रहेंगे? नहीं, वो घर जाएंगे, 2 महीने का कंप्यूटर कोर्स करेंगे, बेसिक्स MS सब कुछ सीखेंगे, फिर वापस काम पे आ जाएंगे। मतलब ये टेक्निकल अपग्रेडेशन की वजह से अनएम्प्लॉयड हुए थे, क्योंकि उनको काम नहीं मिला। जिनको कंप्यूटर आता था उनको काम मिल गया, इनको नहीं मिला क्योंकि इनको कंप्यूटर नहीं आता। तो क्या ये ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेंगे? नहीं, ये सीख लेंगे कंप्यूटर। जब तक ये कंप्यूटर नहीं सीखते, उस सॉफ्टवेयर पे अपनी मास्टरी नहीं करते, तब तक ये टेम्परेरीली अनएम्प्लॉयड है। जब ये सीख जाएंगे इनको काम मिल जाएगा। मान लो कोई नई तरह की मशीनरी आ गई जिसमें काम करना हमको नहीं आता, उसके लिए हमको प्रोफेशनल स्किल्ड बंदे बुलाए, उस मशीनरी के लिए एक्सपर्ट बंदे बुलाए, तो हमको तो काम से निकाल दिया गया, तो हम सीखेंगे ना उसको। जब तक हम सीख रहे हैं तब तक हम अनएम्प्लॉयड है, जब सीख लेंगे हमको भी काम मिल जाएगा, हम काम पे वापस। मान लो मेरे को टीचिंग जॉब करनी है लेकिन मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरे को पढ़ाना आता है, मेरे पास B.Ed की M.Ed की डिग्री नहीं है, तो मैं ले लूँगा, जैसे मेरी डिग्री कंप्लीट होगी मेरे को जॉब मिल जाएगी। जब तक नहीं मिलती तब तक हम अनएम्प्लॉयड हो ना, काम डिग्री मिलती मैं क्वालिफाइड और एम्प्लॉयड। तो ये टेम्परेरी फेज होता है, ये किसी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट थोड़े दिन के लिए होता है, ये स्ट्रक्चर की वजह से होता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं। तो जब तक वो स्ट्रक्चरल चेंजेस आप अडेप्ट करोगे तब तक आप अनएम्प्लॉयड हो। जैसे ही आपको वो आ गया करना तो आप दोबारा से वापस एम्प्लॉयड। सेकंड चीज़ आती है जी, ये तो फुल एम्प्लॉयमेंट सीखी, लास्ट पॉइंट है इनवॉल्यूंटरीली अनएम्प्लॉयड। इसमें क्या आएगा? जो पर्सन हु आर विलिंग, बिल्कुल, हु आर एबल, बिल्कुल, एट एग्जिस्टिंग वेज रेट है, लेकिन फर्स्ट पॉइंट सेम हु आर विलिंग, सेकेंड पॉइंट सेम हु आर एबल, काम कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे रेडी है, बट डू नॉट गेट जॉब या वर्क, उनको काम नहीं मिल रहा, डू नॉट गेट वर्क, क्योंकि ऊपर वर्क लिखा है तो वर्क कर देते हैं। मतलब हम बंदे काम करना चाहते हैं पर हमें काम नहीं मिल रहा क्योंकि वैकेंसी नहीं है, ठीक है। अब जब एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम नहीं मिल रहा तो मैं उससे कम रेट पे काम करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा, कुछ भी छोटा मोटा काम करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा, ठीक है। ओके, इट मस्ट बी नोटेड दैट ओनली इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट इज कंसिडर्ड while estimating total unemployment of country.
टोटल कंट्री में कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, उसके लिए हम इसको नहीं लेते, इसको नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ इसको लेते, क्योंकि ये एक तरह से फुल एम्प्लॉयमेंट का ही होता है। अगर आपको पूछा जाए कि पूरे देश में, पूरी कंट्री में कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो आप ये वाला लिख दोगे जी, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड लिख दोगे, उसमें स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयड और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड नहीं लिखोगे, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड है, फिर दोबारा इनको काम मिल जाएगा। इनको अनएम्प्लॉयड नहीं गिना जाता, बट इनको अनएम्प्लॉयड गिना जाता है। ये आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश है। अगली बार इसी चैप्टर के हम हॉट्स एंड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वीडियो में ही। मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया था, मैंने उसको बचा के रखा था कि जब हम जूम पे मिलेंगे करेंगे, लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि मैं कर देता हूँ। न्यूमेरिकल्स आप लोग भेज देना, तो मैं उसको डिस्कस करूँगा हॉट्स वगैरह को, और साथ ही में नया चैप्टर, अगला वाला चैप्टर जो हम करेंगे इसी बुक का 8th चैप्टर करेंगे, क्योंकि वो इसी की कॉन्टिन्यूशन में है।